हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का मेरे कोर्ट से चैनल में स्वागत है। और इसी के साथ चलो हम एक बार फिर से जुड़ते हैं एक नए मसले को लेकर। हमने या आमतौर पे सभी ने ये एक्सपीरियंस तो किया ही होगा कि आप कोई कम्युनिकेशन या कोई रेफरेंस अगर आप किसी महिला मित्र से या जो आपकी फ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो या नॉन हो, चाहे आपके आस पड़ोस में रहने वाली हो या आपके साथ में काम करने वाली या आप उसे जानते हो, तो आप नॉर्मली कुछ तरीके से रेफरेंस करते होंगे। लेकिन जहाँ पे अमूमन ऐसे हो सकता है कि आप विदाउट एनी इंटेंशन, कोई ऐसा आपका कोई मकसद ना हो, कोई ऐसा इंटेंशन ना हो, फिर भी आप किसी फीमेल को, जो आपकी कलीग हो सकती है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आप हे स्वीटी या हे बेबी हाउ आर यू, हे बेबी हाउ आर यू डूइंग, या हे स्वीटी हाउ आर यू डूइंग, इस तरह से आप उन्हें रिफ़र करते होंगे या इस तरह से कम्युनिकेशन आप एक्सचेंज करते होंगे। तो मसला इसी से जुड़ा हुआ है। वैसे तो नॉर्मली मतलब उस तरह का अगर आपका रिलेशन है कि जिसमें इस तरह के शब्दों का उच्चारण कोई अदरवाइज नहीं लेगा, कोई भी महिला हो अदरवाइज नहीं लेगी, ये कोई इस तरह का शब्द नहीं है जिससे कोई इंटेंशन झलकता हो जो नेगेटिव इंटेंशन कहा जा सके मेल काउंटर पार्ट की तरफ से। बेबी बोलना या स्वीटी बोलना कोई सेक्सुअल ओवरटोन की तरह से नहीं होता है और उसे ये समझना भी नहीं चाहिए। ये बेसिक इतनी तो विजडम किसी ने भी रखनी चाहिए, हर किसी ने भी रखनी चाहिए। वैसे अगर आपका रिलेशनशिप है किसी फीमेल के साथ, तो नॉर्मली शब्दों को हम प्यार से यूज़ भी करते हैं। बाबू ने खाना खाया, सोना ने खाना खाया, आपने सुना ही होगा उस इस तरह के जो ओवर टोन्स या इस तरह के कम्युनिकेशन दो बंदों में, जो एक महिला या मेल काउंटर पार्ट में एक्सचेंज होते रहते हैं। तो ये मसला एक गवर्नमेंट सर्वेंट से जुड़ा हुआ है, जो मेरे हिसाब से कोस्ट गार्ड से की सर्विस में ये बंदा था, जिसके अगेंस्ट में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का मसला लाया जाता है। और ये जो कंप्लेंट होती है इस बंदे के खिलाफ, इस महिला के तरफ से, उसमें ये तरह का एलिगेशन किया कि भाई ये मुझे गलत तरीके से मुझे कम्युनिकेट करते हैं, या यूँ कहे कि इनका जो मेरी तरफ बात करने का जो नज़रिया है वो सही नहीं है, उसमें इनकी मंशा झलकती है जो कि गलत मंशा है, और ये मुझे बेबी या स्वीटी करके रिफ़र करते हैं, और इस तरह का उनका एलिगेशन था। तो ये अपने आप में एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस बनता है वर्क प्लेस पे, और उस लिहाज से जो कंप्लेंट होनी चाहिए प्राइमा फेसी लेवल पे, जो इंटरनल कमेटी होती है उनके सामने किया जाता है,
जो कमेटी फॉर्म होती है हर वर्क प्लेस पे, इस तरह की कमेटी मैंडेटरी है। तो हुआ यूँ कि कमेटी ने इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया और ये पाया कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और उस लिहाज से इस कंप्लेंट को जो ये महिला की तरफ से किया गया था उसको खारिज किया। और खारिज करने के बाद में ये जो महिला है वो रिट ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करती है और कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने ये मसला आता है। और पिटीशन में एलिगेशंस बहुत सारे थे कि जैसे कि जो अक्यूज़्ड है वो मतलब वॉशरूम वगैरह से पीपिन करता था, या उन्हें स्वीटी और बेबी करके रिफ़र करता था, ऑफेंडिंग वर्ड्स करके रिफ़र करता था। और हालांकि अलग तरीके से स्टेयर करना भी एक एलिगेशन था। लेकिन एक बात तो एडमिटेड पोजीशन थी, जहाँ तक कि बाबू और स्वीटी करके उनका जो रेफरेंस था उसके बारे में जब महिला ने ऑब्जेक्शन लिया तो इस व्यक्ति ने, जो एक्यूज्ड है, इसने उस चीज़ को वापस दोहराया नहीं, उस तरीके से उस शब्दों का वापस कभी उसने प्रयोग किया ही नहीं। जहाँ तक पीपिंग वगैरह की बात थी तो सीसीटीवी कैमरास वगैरह जो थे, जो जहाँ पे ये महिला काम करती थी जिस कोस्ट गार्ड डिपार्टमेंट में, तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज वगैरह से इस चीज़ को तथ्यों के आधार पर सही नहीं पाया गया। तो उस लिहाज से उस एलिगेशन में कोई सब्सटेंस नहीं बचा था। तो उसके बाद जो रह जाती बात यह है कि भाई क्या ये उच्चारण स्वीटी या बेबी एक उस मंशा से किया है जिसमें हम ये कहें कि इसमें सेक्सुअल ओवरटोन झलकता है। तो कोर्ट का कहना था, जो कलकत्ता कोर्ट के सामने जो मसला आया, उनका कहना था कि ये अपने आप में सही नहीं होगा, क्योंकि ये शब्द अपने आप में सेक्सुअली कलर्ड नहीं हो सकते। तो इसलिए आप एक रिवर्स बायस्ड जो है मेल के खिलाफ नहीं रख सकते हो। तो ये उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था या ओपिनियन था। जो बेंच थी जस्टिस साबेस्ची भट्टाचार्य, उन्होंने ये अपना व्यू रखते हुए जजमेंट प्रोनाउंस किया, जिसमें जो आईसीसी यानी इंटरनल जो कमेटी थी ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर, जिस जो मैंडेटरी होता है हर वर्क प्लेस के अंदर, उस कमेटी के डिसीजन को अपील किया। तो अपील करते वक्त उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है वो मैं पढ़ के ज़रूर बताना चाहूँगा, कोट करना चाहूँगा। इट इज़ नॉट द केस ऑफ द पिटिशनर दैट द रेस्पोंडेंट नंबर 7, मतलब कि जो अक्यूज है, peeped into her room or stared at her at a time when she was in a compromising or embarrassing position. It is not credible that in a living quarters where there may be other as well as including CCTV coverage, such an action of the respondent number 7 would go unnoticed. Staring has a various shades and does not always necessarily lead to sexual harassment as contemplated in the act, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड एक्ट जो है वो। द यूज़ ऑफ एक्सप्रेशन बेबी एंड द स्वीटी हैज़ बीन हेल्ड बाय द आईसीसी, यानी कि जो इंटरनल कमेटी है वो, itself to be an inappropriate. However, it is to be noted that once the petitioner informed the respondent number 7, जो कि accused है, about her discomfort in that regard by WhatsApp and otherwise, the petitioner never repeated the terms of endearment to address the petitioner. Such expression may be prevalent in certain social circles and need not always be sexually colored. Regarding the reverse bias, the court का observation था, in an allegation of sexual harassment which are sensitive by their very nature, one has to be careful that reverse bias does not operate against involved male accused, since the statute itself provides sufficient protection. Quite equally rightly so, in view of the harassment often faced by the women at their workplace. A double layer of protection, if extended by adjudication forum to the complainant,
might be a counterproductive, since excessive abuse of provisions of the statute will create more glass ceiling than they remove, creating fetters in the employment of genuinely competent and hardworking female persons. जो पिटिशनर थी इस यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफिसर थी कोस्ट गार्ड में एज एन असिस्टेंट कमांडर, was employed as a deputy commandant and subsequently retired from the service on December 21. She had alleged that she was sexually harassed by the respondent, who was commanding officer at the relevant juncture. The complaint was taken up by the Internal Complaint Committee, जो कि ICC है, which has dismissed after hearing both the parties, and that is how the writ petition आया. अब मसला ये था कि ये अपने आप में कोई बहुत ही मेरिटोरियस कंप्लेंट नहीं था. अगर हम इस जजमेंट को पढ़ते हैं तो उससे ये साफ पता पड़ता है कि जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड थे उसके बेसिस पे ऐसा कोई केस फुल प्रूफ नहीं बन सकता था जिसके लिए जो एक्यूज पर्सन है, जो कि यहाँ पे रेस्पोंडेंट नंबर 7 थे, उनके अगेंस्ट कोई केस बनता. तो उस लिहाज से जो इंटरनल कमेटी थी, कंप्लेंट कमेटी, उनका जो जजमेंट था उनके फेवर में, यानी कि एक्यूज़ के फेवर में और पिटिशनर के अगेंस्ट में, उसे अपहेल्ड किया हाई कोर्ट ने. और ये ऑब्जर्व करते हुए कि जो कि नेचर ऑफ एलिगेशन यही था कि वो मतलब पीपिन करता है और स्वीटी या बेबी ए करके रिफ़र करता है. ये इस तरह के एलिगेशन में कोई सब्सटेंस नहीं था. जहाँ तक पीपिंग की बात थी तो वो प्रूफ नहीं हो पाया था, क्योंकि हर ऑफिसेस में सीसीटीवी कैमराज होते हैं और वो सब्सटेंशिएट नहीं हो पाया था. और जहाँ तक कि बेबी और स्वीटी का अपना रेफरेंस जो है, उससे कोई सेक्सुअल ओवरटोन्स नहीं झलकता. और हालांकि हिदायत देने के बाद में जो एक्यूज्ड है उसने उस तरह का उच्चारण भी बंद कर दिया था. तो उस लिहाज से आईसीसी जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी था, उन्होंने उसे बरी कर दिया था सारे ऑफेंसेस से. और एक चीज़ पाया गया था कि ये जो पिटिशनर है, इसे कुछ मतलब उस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ये जूझ रही थी, जिसके बारे में मेडिकल टेस्टिमोनियल्स भी रिकॉर्ड पे थे और इस प्रीवियस हिस्ट्री भी थी जो भी रिकॉर्ड पे थी. तो उस लिहाज से ये कंप्लेंट जो है आईसीसी ने उसे खारिज किया, जिसको चैलेंज करते हुए पिटिशनर हाई कोर्ट में कलकत्ता में गए, वहाँ भी इसे खारिज किया गया. तो मुद्दे की बात यह है कि जो टोन एंड टेक्सचर जो है रेफरेंस का, कि बेबी बोलना या स्वीटी बोलना, इससे कोई सेक्सुअल ओवरटोन्स झलकता नहीं है, इससे वो मंशा जाहिर होती नहीं है. तो इस लिहाज से कोई ऑफेंस बनता नहीं है. ये एक सारांश है. तो ये जजमेंट जो है कलकत्ता हाई कोर्ट का है, रिसेंट जजमेंट है. प्रोनाउंस ये हाल ही में हुआ है. हाल ही में मतलब कि ये अगर मैं रिफ़र करूँ ये जजमेंट, तो ये बाकायदा इसका प्रोनाउंस जो है वो लगभग हाल ही के दिनों में हुआ है. तो उस लिहाज से ये जो जजमेंट है वो काफ़ी मायने रखता है. 10 मई यानी कि आज का ही ये प्रोनाउंसमेंट है. तो ये जजमेंट जो है ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि ऐसे किसी भी विम्सिकल कंप्लेंट के जरिए आप किसी भी व्यक्ति का पूरा करियर और उनके क्रेडेंशियल और गुडविल को आप असैसिनेट नहीं कर सकते, आप उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते. इस तरह के फ्रिवलेस कंप्लेंट के तहत आपकी जो इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, या आपके जो इंडिविजुअल मेडिकल इश्यूज़ है, आप या आपकी जो एबनॉर्मलिटीज़ हो या आपकी इनएफिशिएंसी को वर्क प्लेस में लेके, और उससे रिलेटेड अगर इश्यूज से आप जूझ रहे हो और उसको कवर अप करने के लिए आप एलिगेशन के ऊपर एलिगेशन और फॉल्स एलिगेशन अगर लगा के किसी का एक गुडविल, रेपुटेशन और कैरेक्टर इस तरह से ख़राब करना चाहोगे जहाँ पे कोई तथ्य ही नहीं है. अगर तथ्य है तो बेशक सज़ा होनी चाहिए, अगर तथ्य है ही नहीं तो इस तरीके के झूठे मुकदमे में किसी को ड्रैग करके उसे
उसे डिसरेप्यूट करना, जो रेपुटेशन अर्न करने में एक अरसा लगता है और उसे डिसरेप्यूट करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, ये अपने आप में गलत है। तो इस लिहाज से ये जजमेंट सॉरी काफ़ी अहमियत रखता है। हाल ही में बरेली में भी यही इंसिडेंस हुआ था एक, जहाँ पे एक फॉल्स रेप केस मामले में जो एक्यूज्ड है उसे बरी किया और कंप्लेनेंट को हेवी कॉस्ट इम्पोज किया, जहाँ पे ये जो कंप्लेनेंट लेडी थी, जो अपने आप में विक्टिम कह रही थी, जिसने एफआईआर वगैरह फाइल किया था रेप एलिगेशन करते हुए एक मेल पर्सन के अगेंस्ट में, तो बाद में वो जेल वगैरह भी जाके आया बेचारा, 4-5 साल तो जेल में ही था। लेकिन ट्रायल के बाद जब उसका एक्विटल हुआ, तो एक्विटल क्लीन एक्विटल था, जिसमें ये पाया गया कि ये कंप्लेंट पूरी तरह से फर्जी था और कोर्ट ने उस चीज़ का संज्ञान लेते हुए फॉल्स कंप्लेंट फाइल करने के लिए उस कंप्लेनेंट यानी उस लेडी को, उस महिला के अगेंस्ट में ह्यूज कॉस्ट इम्पोज किया और उसे भी सज़ा दी। तो ये एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, जहाँ पे तरीके से गलत काम होता है किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में, मेल हो फीमेल हो, उनके कंप्लेंट को कॉग्निजेंस लेते हुए उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। ये इसमें तो कोई दो मत नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह से फॉल्स कंप्लेंट फाइल करके आप किसी को डिसरिप्यूट नहीं कर सकते और उनका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हो सकता, उन्हें सज़ा नहीं हो सकती है गलत कंप्लेंट के बेसिस पे। तो उस लिहाज से ये जजमेंट अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि और भी जजमेंट है इसी तरीके के ऊपर, इसी व्यू को एक्सप्रेस करते हुए, लेकिन बहरहाल ये रिसेंट है तो इस लिहाज से मैंने इन सभी का जिक्र किया। और इसी के साथ मैं ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कल मैं फिर मिलूँगा एक नए विषय को लेकर, एक नए मसले को लेकर जो कानून से जुड़ा हुआ है। तब तक के लिए विदा। और जाते जाते मैं फिर से आपको एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट, एक हिदायत देना चाहूँगा कि आप वोट ज़रूर दीजिए। आप जाइए, वोट की कतार में रहिए और वोट दे के आइए। आप जिस भी आइडियोलॉजी को बिलीव करते हो, जिस भी पार्टी को बिलीव करते हो, आप जाइए और वोट दीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे ही नहीं कि भाई घर में बैठे रहोगे और फिर बाद में फिर आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे, ये ऐसे नहीं चलेगा। आप पार्टिसिपेट हो, उसके बाद में आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते रहो। तो इसी के साथ मैं फिर एक बार आपसे विदा चाहूँगा और कल तक के लिए ये मसला निलंबित करते हुए कल फिर एक नए मसले को लेकर आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।